औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। I welcome you all in the online lab session of applied physics. Hope you all are fine and having good health during the second wave of corona virus. हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लैब 5 के क्वेश्चन आंसर सेशंस रह गए थे जिन्हें हम अब फुलफिल करेंगे और उसकी तरफ अब हम आते हैं। तो अभी तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के एक्सपेरिमेंट में हो तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन क्यूरी फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्यूरीज। अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है किसी को तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये गलती से 4 डला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 नहीं है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन हैं इसमें। व्हाट इज टी, टाओ क्या होता है? तो हम सब जानते हैं टी जो है यानी टाओ जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है। ये लैब 5 के क्वेश्चन आंसर सेशन रह गए थे, हम उससे फुलफिल करके अब लैब 7 या लैब 8 पे आएंगे। हाउ डज इट डिस्चार्ज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, कोई बताएगा? डिस्चार्ज कैपेसिटर को कैसे कर सकते हैं? जी जनाब। सर उसमें एक बटन होता है जो चार्ज और डिस्चार्ज कर, तो ठीक उससे है, हम जो है ना उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। सही। अगर मॉड्यूल के अलावा भी हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग करनी हो, डीसी के अंदर हम ये काम करते हैं कि बैटरी के ऊपर लेके जाएंगे कैपेसिटर को, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव लेग को लगाएंगे और नेगेटिव लेग ऑफ कैपेसिटर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगाएंगे। कैपेसिटर की जो डीसी के अंदर कैपेसिटर की जो लेग्स होती हैं वो छोटी और बड़ी होती हैं। तो डीसी कैपेसिटर में जो छोटी लेग होती है उसे कहते हैं हम नेगेटिव, और जो डीसी कैपेसिटर में बड़ी लेग होती है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का इस तरह से फ़र्क होता है आपके कैपेसिटर के अंदर डीसी में, और पॉजिटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाते हैं। इसके अलावा जो आपका डीसी का कैपेसिटर होता है उसके ऊपर बाकायदा नेगेटिव लिखा हुआ भी होता है, जहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि ये लेग कौन सी है कैपेसिटर की। तो आप अगर एक्सक्यूज कैपेसिटर, मी सर। जी सर जैसे कि आप ने जो वीडियो डाली थी, जी मतलब यूट्यूब पे, सर उसमें माइनस में जा रहा था, तो माइनस और प्लस का मसला था उसमें, तो डिजिट्स जो है ना माइनस में आ रहे थे। सर इसमें कोई मतलब कोई मसला होता है या फिर ये तो माइनस में दिखा रहा था? वैसे अगर कहीं लग जाए, मतलब इधर उधर वॉइस जो है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में लग जाए, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में लग जाए। असल में नेगेटिव में वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि टर्मिनल जो कनेक्ट करते हैं ना, तो मैंने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाया हुआ था, तो वो नेगेटिव साइन का फ़र्क इस वजह से आता है। अगर आप मीटर को मेजर करते वक्त पोलैरिटी लेग्स की आगे पीछे कर देना, जो मैंने मीटर की नीडल होती हैं रेड और ब्लैक, अगर मैं उन्हें उल्टी लगा दूँ तो रीडिंग नेगेटिव आएंगी, और अगर मैं उन्हें सीधा लगाऊँ तो रीडिंग पॉजिटिव आएगी। तो ये फ़र्क होता है बस। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि अगर कैपेसिटर को डीसी अच्छा अच्छा। डीसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो उसे करने का तरीका ये होता है कि आप कैपेसिटर की लेग्स को बैटरी से चार्ज कर सकते हैं। फिर मैंने वो तरीका बताया, पोलैरिटी को देखते हुए आपको चार्ज करना है। और याद रखें कैपेसिटर को अगर आप बैटरी से लगा रहे हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को लगाएंगे, नहीं तो उल्टा लगाया तो कैपेसिटर फट जाता है, ठीक है, डीसी का। तो ये ध्यान में रखिएगा, ब्लास्ट कट जाता है। तो कैपेसिटर उल्टा नहीं लगाते डीसी का कभी भी, इसलिए बहुत एहतियात से डीसी कैपेसिटर को डील करना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। उसके बाद हम करेंगे ये कि अगर आपको डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को बगैर मॉड्यूल के, चार्जिंग का तो मैंने बगैर मॉड्यूल का बता दिया, तो डिस्चार्ज करने का तरीका ये होता है डीसी कैपेसिटर को कि दोनों लेग्स को आपस में मिला दें। जब दोनों लेग्स को आपस में मिलाएंगे तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसका जितना भी चार्ज है वो अपने आप को वैनिश कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की जाती है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए।
मैंने दूसरा जवाब भी दे दिया, तीसरे के ऊपर हम आएंगे। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है किसी को? इन डिस्चार्जिंग सर्किट व्हाट आर द इनिशियल वैल्यूज? डिस्चार्जिंग जब हम कर रहे होते हैं तो सर्किट की इनिशियल वैल्यूज क्या थी उस वक्त? तो वो होपफुली 12 वोल्ट होंगी, या आपके जो एक्सपेरिमेंट ऑफ द कैपेसिटर के मुताबिक वो 5 वोल्ट थी। तो 5 वोल्ट के मुताबिक इनिशियल वैल्यू थी आपकी, जिसके ऊपर आपने ये चीज़ अपनी फुलफिल करके देखी थी। तो वो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये 3 सवालों के जवाब थे जो फुलफिल हो गए। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, फर्दर हम अगली लैब्स के ऊपर जाएंगे। सर ये जो क्वेश्चन आंसर है ये वाइवा में काम आएंगे? जी, वाइवा होगा, इसका एक्सपेरिमेंट होगा, परफॉर्मेंस होगी, और उस तरह से ही चीज़ें फुलफिल की जाएंगी, इसीलिए ये करनी ज़रूरी है। और कुछ सवाल यहाँ तक किसी का तो पूछें। अब हम अपनी नेक्स्ट लैब स्टार्ट करेंगे, जो लैब नंबर 8 है। लैब 7 थी, आज तो नहीं थी, मैंने शेयर तो की थी मेरे ख्याल में। सर आपने 7 को भी 8 के नाम से शेयर किया है। अच्छा, लेकिन आ क्यों नहीं रही भाई? लिस्ट में तो है नहीं। हम्म 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 हम्म, हम्म। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में मैंने शेयर नहीं की तस्वीर ली है, तो देख लेता हूँ। हम्म। मैंने शायद शेयर नहीं की, मैं कर लेता हूँ अभी। मेरे ख्याल में मैंने जो है वो 4 5 दोबारा कर दी थी उस। यस सर, सेम कर दी थी आपने अगेन। ओनली लिंक शेयर की 8 की आपने। ठीक है जी, ये शेयर हो गई है। आते हैं उसकी तरफ।
क्या मुसीबत है भाई। ओके जी, लैब 7 है ये, उस पे आते हैं अब हम। तो 7 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्टडी दी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल के बारे में कोई जानता है कि क्या होता है ये? एनीबडी कैन नो अबाउट फोटोवोल्टिक सेल कि क्या होता है ये? नो सर। जिस तरह सोलर सेल देखे हमने, इस तरह फोटोवोल्टिक सेल ही हुई उस चीज़ को कहते हैं। सोलर सेल के छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो सोलर पैनल में लगे हुए होते हैं। और सोलर पैनल के बारे में पता है किसी को, सोलर पैनल क्या काम करता है? यस सर, लाइट से थोड़ी बिजली पैदा करना। लाइट से थोड़ी बिजली पैदा कर लेते हैं, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा बिजली भी पैदा कर सकते हैं, और हम फिर उसे बैटरी से चार्ज करके अपने डीसी लोड चला लेते हैं, या फिर बैटरी के बाद इन्वर्टर लगा के एसी लोड भी चला सकते हैं। ये तरीका होता है सोलर सेल से बिजली को यूटिलाइज करने का। सर जो सोलर सोलर प्लेट के ऊपर लगी होती है, ये वही फोटो सेल है? हाँ, उसका एक छोटा सा पैच है ये लाइट इंटेंसिटी पे काम करता है। जब इसके ऊपर फोटोवोल्टिक सेल उसे कहते हैं। सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल में फ़र्क है। सोलर सेल सूरज की रोशनी में काम करता है। फोटोवोल्टिक सेल फोटोवोल्टिक लाइट जब उस पर स्ट्राइक करती है तो उसके नतीजे में वो काम करता है। तो ये फ़र्क होता है फोटोवोल्टिक सेल का और सोलर सेल का। क्लियर है यहाँ पे बात, सोलर सेल में और फोटोवोल्टिक सेल में क्या फ़र्क होता है? ओके सर। चलिए, फोटोवोल्टिक सेल की हम बात कर रहे थे, तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस और फर्दर चीज़ें हैं। इसकी वीडियो देख ली है आप लोगों ने, लैब एक्सपेरिमेंट्स 8 के नाम से जो मैंने किया, जो कि 7 लैब। सर देखिए। यस सर। तो अच्छी बात है, ये देख ली है आपने तो। अब आते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ और उसको भी हम देखते हैं। ये लैब 8 के नाम से मैंने रख दी, जबकि ये लैब 7 है। तो हम इसके ऊपर आएंगे और उसे फुलफिल करेंगे। तो इसके ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी फोटोवोल्टिक सेल का एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने किया है इसमें, और इसमें ये पता लगाया है हमने कि किस तरीके से हमारी जनरेशन होती है फोटोवोल्टिक की इसके ज़रिए से। तो ये हमारा एक रजिस्टर होता है, और फिर एक फोटोवोल्टिक सेल होता है, और एक एम मीटर लगा हुआ होता है। तो हम करते ये हैं कि लाइट इंटेंसिटी को स्ट्राइक करते हैं, रोशनी को, जो कि 200 वाट के बल्ब की होती है, उसकी ब्राइटनेस और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जब हम स्ट्राइक करके इसके ऊपर लगाते हैं तो इसके नतीजे में, इसकी ब्राइटनेस के नतीजे में फोटोवोल्टिक सेल के अक्रॉस एम्पेयर्स जनरेट होते हैं, एम्पेयर जनरेट होते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक प्रोटोटाइप बॉक्स के ऊपर होगा। ये बॉक्स जो रखा हुआ है, इसमें ये एम मीटर लगा हुआ है, जो कि एम मीटर है, यहाँ दिखा रहा है। एम मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो कि एम्पेयर्स को मेजर करता है। एम्पेयर यानी करंट को मेजर करता है। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। और जैसे आप यहाँ देखें एक्सपेरिमेंट में, तो करंट जो है, करंट कहते हैं आई को, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन करंट के साथ क्या होता है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हुए उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के नतीजे में करंट भी बढ़ेगा आपका, और अगर आप इंटेंसिटी कम करते हैं तो करंट आपका कम होगा। यही मेन डिफरेंस है कि करंट का इनवर्स रिलेशन होता है 1/d² से। मतलब अगर आप सोर्स के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उससे करंट कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी। और सोर्स का जो फासला है, अगर आप कम करेंगे फोटोवोल्टिक सेल से, तो उसके नतीजे में आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो करंट का इनवर्स रिलेशन होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ, और करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। क्लियर है यहाँ तक बात?
हम वीडियो के रन करने की तरफ चलते हैं अब कि ये चीज़ मैं बता रहा था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड intensity of light is inverse proportion to the distance, separation of distance between the source of light and photovoltaic cell। इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और फुलफिल करेंगे, और इसकी बाकायदा प्रोटोटाइप एक बनी हुई है जो कि एक बॉक्स की सूरत में हम उसे मॉड्यूल की फॉर्म में फुलफिल करते हैं और रिजल्ट्स को हासिल करते हैं। तो ये इसकी रीडिंग्स हैं जो कि हम उसको मैनुअल में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका प्रोटोटाइप बॉक्स है। करंट का रिलेशन वही जैसे ई का है, इस तरह आई का भी करंट रिलेशन होता है डी के साथ। और साथ ही साथ हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक बॉक्स में करेंगे जिसको मैं अभी आगे दिखाऊंगा अभी कि ये किस तरीके से फुलफिल करता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन फोटोवोल्टिक सेल के साथ किस तरह से डायरेक्टली होता है कि जैसे जैसे हम ये इस बल्ब को आगे आगे करते जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है और फोटोवोल्टिक के नतीजे में करंट भी बढ़ता है। ठीक है, ये एम्पेयर बता रहा है 2.10, हालांकि पहले से बता रहा है जबकि मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं किया। कोई बताएगा पहले से क्यों दिखा रहा है ये करंट? क्योंकि सर ओपन है ऊपर से। सर क्योंकि ये ऊपर से ओपन है उसकी रोशनी ओपन है, यस सर। जी जनाब, तो इसका मतलब 3 से 4 लोगों ने वीडियो देख ली है, अच्छी बात है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है इसीलिए इसमें रोशनी जा रही है और उसके नतीजे में एम्पेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने एम्पेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं इससे? 7.64। 7 तो मेरे ख्याल में ज़्यादा है, वो जो जनरेट हो सकते हैं वो कुछ 5 या 6 तक है। 5.3। जी 5 पॉइंट। तो हम इस आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये प्रोटोटाइप बॉक्स इस तरीके से बना हुआ होता है जिसके अंदर हमारा एक बल्ब फिट होता है और ये चीज़ हम चलाते हैं। अब देखें इसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई तो इसके नतीजे में हमारे 5 एम्पेयर होगा। तो इसमें ये बॉक्स होता है जो कि फोटोवोल्टिक सेल ये लगा हुआ होता है, ये फोटोवोल्टिक सेल, और ये इसमें सोर्स ऑफ लाइट है जो कि 5.85 एम्पेयर दे रहा है। तो फिर वो फिर 7 हो जाते होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये एम्पेयर इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट हमें करना है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है, किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ऊपर वाले हिस्से से अंदर जा रही है तो उसकी वजह से फोटोवोल्टिक सेल अपने वोल्टेजेस को जनरेट कर रहा है। ठीक है, एम्पेयर जनरेट कर रहा है। तो अब हमें इस एम्पेयर को अगर कम करना है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है ना, अगर हम इसको ढक दें तो हमारे अंदर लाइट इंटेंसिटी नहीं जाएगी बॉक्स में फोटोवोल्टिक सेल पे और वो एम्पेयर जनरेट नहीं करेगा। यही हमारा एक मेन गोल है जिसके नतीजे में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे एम्पेयर कितने आ रहे हैं, कितने यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने इस तरह हाथ रख के ऊपर से ढक दिया उसे, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि लाइट इंटेंसिटी हमारी कम होने की वजह से 2 एम्पेयर जो आ रहे थे ना वो 0.2 या 0.19 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह उसे कम किया जा सकता है। और ये बिल्कुल मैं ढक दूंगा तो एम्पेयर हो जाएंगे 0। तो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर इस तरह से फोटोवोल्टिक सेल हमारा काम करता है। अब देखें वो ऊपर से रोशनी आ गई तो एम्पेयर बढ़ गए थे 0.57, 0.48, ये इस तरीके से बस चलता रहता है और उसके बिहाफ पे ये ऑपरेशन फुलफिल होता है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। सेशन में हमारे साथ 6 लोग मौजूद हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए। फवाद हैं, अहमद, हमाद अहमद हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, मोहम्मद आसिफ हैं, शाहजेब आर्यन है और सैयद हुनैन अहमद है। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। अंदर से मैंने फिर इसकी हाउसिंग दिखाई है किस तरह से ये काम करता है, और इसमें फोटोवोल्टिक सेल के 2 तार हैं जो कि बाहर आके लगे हुए हैं और साथ ही साथ यही तार इस तरह से यहाँ पे जा भी रहे हैं जिसको आगे जाके हमने एम्पेयर मीटर से कनेक्ट किया है। क्लियर है यहाँ तक जनाब? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है? ये चीज़ फोटोवोल्टिक सेल कहलाती है। सर जी जी सर, ये जब फैब के अंदर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आप ये प्रैक्टिकल दोबारा कराएंगे? नहीं, मैं शायद ये दोबारा नहीं कराऊंगा, इसीलिए तो जाके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। आप इस पर समझ लें, कोई किसी को एक्सपेरिमेंटल की वीडियो एक्सपेरिमेंट में डिफ़िकल्टी हो तो हम उसको वहाँ फिजिकल कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाके वीडियो बनाने का मकसद है कि जिस हद तक हो सके परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट को मैं कम कर लूँ
फिर वो एक्सपेरिमेंट जिनको बाकायदा तरीके से मुझे करवाना है यूनिवर्सिटी खुलने के 1 हफ्ते में मैं वो करवाऊंगा और फिर लैब एग्जाम लेके आपको फारिग कर दूंगा। यहाँ तक कोई और डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो देखें, लाइट को ऑन करने के नतीजे में हम ये चीज़ फुलफिल करेंगे और इसमें डिस्टेंस आप जैसे जैसे कम करते जाते हैं सोर्स का, इस तरह मतलब डिस्टेंस असल में बढ़ा हुआ है और जैसे डिस्टेंस आप आगे जाते जाएंगे तो सोलर सेल फोटोवोल्टिक सेल के अक्रॉस आप डिस्टेंस असल में सोर्स का कम करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप उसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और बिल्कुल एंड पे ले जाकर आप रखेंगे तो 7.5 एम्पेयर आ रहे होंगे। 7.5 एम्पेयर ये ब्राइटनेस का वो लेवल है जिसके नतीजे में यहाँ से आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट के नतीजे में मिल रहा है। अब आपने सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बढ़ा दिया है सोर्स ऑफ लाइट का और फोटोवोल्टिक सेल के दरमियान, तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपकी जो रीडिंग्स हैं एम्पेयर की वो कम हो जाएंगी और आगे लेके जाएंगे तो रीडिंग बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। तो इसको सारे को बंद कर देंगे तो 0-0 हो जाएगा सारा? नहीं, हाँ सारे को बंद कर देंगे तो फिर 0-0 हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है ना वो। अच्छा अच्छा। जी, किसने अभी हैंड रेस किया? शुएब आर्यस पूछे, शाहजेब आर्यस। सर ये सेम एज अ सोलर की तरह काम कर रहा है ना? सोलर में फ़र्क होता है और फोटोवोल्टिक में फ़र्क होता है। फोटोवोल्टिक सिर्फ नो सर, एक, फॉर एग्जांपल जिस तरह सोलर की रोशनी पड़ती है तो लाइट तेज आ जाती है, मतलब बैटरी उस लिहाज से चार्ज होती है। जी जी ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है और उसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ तक कोई और डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। नो सर। तो यही चीज़ मैं फिर इसमें कंटिन्यू करी है मैंने कि अगर आप सोर्स ऑफ लाइट को बढ़ाते जाते हैं और आगे लेके जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी बढ़ेगा तो उसके नतीजे में करंट भी बढ़ेगा। और अगर आप अपने सोर्स से फोटोवोल्टिक सेल के सेपरेशन को कम करेंगे यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और करंट भी आपका कम हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस के नतीजे में इंटेंसिटी और करंट इस तरीके से आपको हासिल होती है। तो ये एक सिंपल वे है रिलेशन निकालना डिस्टेंस के सेपरेशन का और डिस्टेंस से होता हुआ आपका जो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन है वो इसमें आप लगाते हैं। तो इसमें एक रूल लगता है जिसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के नतीजे में ये सारी हमें रीडिंग्स और एक्सपेरिमेंट फुलफिल होते हुए मिल रहे होते हैं। तो ये रीडिंग्स किस तरह बनी है फिर मैं इसको मैनुअल पे ही बताऊंगा आप लोगों तक। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए, बाकी वीडियो देखनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट को मज़ीद समझने के लिए। तो अब हम आते हैं परफॉर्मेंस वीडियो के बाद मैनुअल की तरफ। तो ये पूरी चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि किस तरीके से होती है। अब हम इस पे आते हैं। ये प्रोटोटाइप वे है किस तरीके से बढ़ती है और इसका जो ग्राफ है वो लीनियरली इस तरीके से जाता है। तो आई यानी करंट के एवज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस जो है 1/d² में, तभी वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है, जबकि जो करंट है वो ऊपर की जानिब है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर है, यानी सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो आपका जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो ये मेन फीचर है इसका। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी रीडिंग्स के ऊपर। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी एक्सपेरिमेंट में किसी को है तो पूछ लीजिए। तो फॉर फर्स्ट बल्ब जो कि 100 वाट का है, 100 वाट के बल्ब पे एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन मैंने जो बल्ब लिया ना वो 200 वाट का है, वो 100 वाट का नहीं है। 100 वाट का बल्ब छोटा होता है और ये जो 200 वाट का बल्ब है हमारा लार्ज साइज का है। डिस्टेंस बिटवीन फोटोवोल्टिक सेल एंड लैम्प दैट इज d इन सेंटीमीटर। तो हम कर ये रहे हैं कि इनके दरमियान के डिस्टेंस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले 10 के ऊपर रखा, फिर 20 के ऊपर रखा, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 पे हमने सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस रखा है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर के बिहाफ पे हम बढ़ाते जा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे हम सेंटीमीटर में डिस्टेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे उसके नतीजे में हमारा जो करंट डिक्रीजिंग है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। करंट इंक्रीजिंग जो है वो उसके भी हाफ में बढ़ता जाएगा। फिर इनकी मेन रीडिंग आप लेंगे। मीन निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें।
मीन मतलब एवरेज होता है, दो रीडिंग का एवरेज का मतलब इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो आपको एवरेज मिल जाएगा यहाँ तक। और इस तरीके से ये पूरे जो 2 कॉलम हैं वो हमारे फुलफिल हो जाएंगे, ये वाले मीन का। सर जी। डिक्रीज और इंक्रीज में हाफ होता है सर, हाफ नहीं या होता, सर सेम ही होते? ये सेम ही होता है। असल में करंट डिक्रीज करंट इंक्रीज का मतलब ये है कि आप एक तरफ से ना डिस्टेंस तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर आप सीधे हाथ पे देखें, अगर वो जो स्केल है ना उसके 2 हिस्से करें आप खड़े हुए एक अपने सीधे हाथ को लेके राइट कॉलम के ऊपर और एक लेफ्ट कॉलम, तो इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस होगी ना, तो इनकी मूवमेंट के नतीजे में आपका एक जगह डिस्टेंस कम हो रहा होगा और एक जगह डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। तो उसके बिहाफ पे 2 करंट है लेकिन ये एक जैसा ही है, इनमें फर्क नहीं है कुछ खास। देखें तकरीबन रीडिंग्स में 0.02 का फर्क है सिर्फ, तो वो तो एक्सेप्टेबल है, वो कोई इतना वो भी नहीं है। समझ रहे हैं ये 2 क्यों जी आई सर, हैं? जी क्योंकि ठीक एक है। जगह से डिस्टेंस राइट का है और एक लेफ्ट से है। ये आपकी मेन रीडिंग निकली है। मेन का मतलब ये होता है इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, इन दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर दो रीडिंग आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर दें तो ये रीडिंग आ जाएगी। तो ये कॉलम मीन का कहलाता है। मीन का मतलब कि एवरेज वैल्यू क्या है, कि जब हमारे पास एक जैसी 2 रीडिंग आती हैं तो उस वक्त हम मीन निकालते हैं और उससे पता लगता है कि इसमें एवरेज वैल्यू रीडिंग से क्या आई है। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर के मुताबिक निकाल लें तो वही डी को आप लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी हर एक रीडिंग जो डी की है ना वो करेंगे 1/d²। तो 1/d² कितना होगा, 1/10 का स्क्वायर 100, और 1/100 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.01 होगा, और जब 20 यानी 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो 0.02, और इस तरीके से ये इसका इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन ऑफ डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन कॉलम फिल होगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी नो डिफिकल्टी सर। रीडिंग में? नहीं, बच्चे कम हो गए हैं भाई। सर ये नहीं निकाल रहा है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को फुलफिल करते हैं और फिर ये लैब भी एंड हो जाएगी हमारी। तो सवाल सबसे पहला है कि व्हाट सर इज, ये जो लास्ट कॉलम था ना, इसका थोड़ा बता। लास्ट कॉलम बता देते हैं दोबारा जनाब। लास्ट कॉलम ये है, ये जो डी है ना आपका डी, इसको आपको करना है जी 1/d²। तो 1/d² कैसे करेंगे, डी की वैल्यू का 1 पहले करें 1/d² यानी 100 का स्क्वायर, तो 1/d² जी बनेगा जी 100 यानी कि 1/100 करेंगे तो आंसर ही आ जाएगा। फिर 1/200 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर 1/300 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और 1/800 करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज़ कैसे निकाली है हमने? जी सर, थैंक यू सर। कोई और सर ये मीन डिफिकल्टी? बता दें बताओ। मीन निकालने का तरीका ये होता है कि जो 2 रीडिंग्स एक यस जैसी आई हैं एडजेसेंट, जो कि थोड़े बहुत फर्क से हैं, तो इनमें मीन एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, दरमियानी वैल्यू। तो उनको करने का तरीका ये होता है दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर दें तो ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें दोनों वैल्यू को और डिवाइड कर दें 2 से तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें ओके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई और डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं अपने। अच्छा जी, व्हाट इज फोटो सेल? फोटो सेल क्या होता है इसके बारे में बताना है हमें। तो ये जवाबात तो जस्ट लिखे हुए हैं लेकिन मैंने अपनी स्टार्टिंग की थ्योरी में बता दिया था कि वो सेंसर या वो डिवाइस जो लाइट इंटेंसिटी के नतीजे में एम्पेयर प्रोड्यूस करती है, वोल्टेज प्रोड्यूस करती है लाइट इंटेंसिटी के नतीजे में, उस डिवाइस को फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा अपनी वर्डिंग में आपको। मैं ये वर्डिंग नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि जवाब अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से खुद सोचिएगा, ये नहीं लिखना है। हाउ फोटो सेल वर्क, फोटो सेल किस तरह वर्क करता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। बाय द इंक्रीजिंग ऑफ करंट, by the increasing of light intensity, current would be increase, and by the decreasing of intensity, the current would be decrease. And if the separation of distance increase between source of intensity of light and photocell, then by increasing the distance the intensity would be reduced, so current would be reduced. By reduce the distance between the source of light and photovoltaic cell, your intensity would be increase and current would be increase.
तो ये बस इसमें लिखना है कि इस तरह काम करता है, जो इसमें हमने परफॉर्म भी किया है, बल्कि वही चीज़ लिखनी है। राइट लेयर रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो आप इंटरनेट से सर्च करिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये असल में आपका पार्ट है, मैं ये बता नहीं सकता क्योंकि आपको खुद करना है, लिखना है, इंटरनेट से मिल जाएगा ये। गिव अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑफ दिस लैब इन योर वर्ड्स, तो आपको अपने वर्ड्स में इस लैब का कंक्लूजन लिखना है कि आपने इस लैब में क्या सीखा है। तो 3.5 लाइनों के अंदर आप, या फिर इससे ज़्यादा नीचे भी लिखकर बता सकते हैं मज़ीद डिटेल में कि आपने इस लैब में क्या सीखा है। तो ये लैब यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है और रीडिंग्स मैंने से बता दी हैं, एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस करा दी है और क्वेश्चन आंसर सेशन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमारी ये लैब 7 एंड होती है और इसमें कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है किसी को? नो सर, अगर हुई तो आपको टेक्स्ट कर, तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी आज की लैब के जितने हमने 3 लैब्स किए हैं उसके एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, परफॉर्मेंस वीडियो, ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन, लैब मैनुअल वो आपसे शेयर हो चुके हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ें और उन्हें कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो पूछ लीजिए, मैं आपके लिए उसे रिपीट कर दूंगा। सर जी जी सर ये जो आपने लैब मैनुअल हमें भेजा है सर, इसमें जो रीडिंग है वो जो हम जब यूनिवर्सिटी आएंगे, जब आप मैनुअल हमें देंगे तो हम यही रीडिंग मैनुअल में लिखेंगे वो जब मैं दूंगा तो उस वक्त जब डिसाइड कर लें। परफॉर्म? और मैं बता दूंगा आप लोगों को कि जो अच्छा रीडिंग दी है वो कर लें या फिर मैं अलग से करवाऊंगा। तो ये 2 सूरतें हो सकती हैं, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया तो आपको हो जाएंगे रीडिंग ऐसे कैलकुलेट होगी। अच्छा अच्छा जी सर। उस ओके मकसद सर। के लिए मैंने ये चीज़ करवाई है। अच्छा, क्लास हम यहाँ पे अपनी एंड करते हैं, अब मगरिब का टाइम हो गया तो बहुत सारी जगहों पर अजान हो चुकी है, तो सब लोग अपनी नमाज अदा कर लें और हम इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। कोई सवाल तो नहीं है किसी का तो पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। तो हमारी नो यहाँ सर। पे लैब 7 भी एंड हो जाती है और मैं ये फर्दर वीडियो का जो सेशन है वो अपलोड कर दूंगा। तो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।